विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से सरस्वती ग्रुप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम। हमने ह्यूमन सिस्टम में पाचन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। देखिए, ये जो उत्सर्जन तंत्र है हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इस उत्सर्जन तंत्र द्वारा लगभग 75 से 80% तरल नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाता है। हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की, मानव उत्सर्जन तंत्र। इसकी बात करें मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो दो होते हैं किडनी, इसको बोलते हैं दायां वृक्क, और ये जो होता है इसको बोलते हैं बायां वृक्क। तो दो होते हैं इसमें किडनी वृक्क। कितने होते हैं? 2 अर्थात एक जोड़ी। ये दो होती है इसमें मूत्र वाहिनी। एक मूत्र वाहिनी ये है, दूसरी मूत्र वाहिनी ये है। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर्स या मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनियां कितनी है? 2। उसके बाद ये मूत्र वाहिनियां किसमें बोलती हैं? ये जो थैलेनुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं इसको? मूत्राशय, यूरिनरी। और ये एक से लंबी नलिका रूपी संरचना में खुलता है जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वृक्क धमनी द्वारा वृक्क में रक्त लाया जाता है और वृक्क शिरा द्वारा शुद्ध रक्त ले जाया जाता है। तो ये जो इसके ऊपर ग्रंथि होती है इसको बोलते हैं अभिवृक्क ग्रंथि, जो वृक्क को टोपीनुमा संरचना के रूप में घेरे होती है। देखिए, ये होती है इसमें महाशिरा। क्या होती है? महाशिरा। ये वृक्क धमनी जो अपशिष्ट युक्त गंदा जल लेके आती है, वृक्क धमनी, और ये कहलाती है वृक्क शिरा। दायां वृक्क, बायां वृक्क। ये होती है वृक्क धमनी, रक्त ले आती है इसमें। महाशिरा है वृक्क शिरा द्वारा। देखो, वृक्क धमनी अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाती है, जबकि वृक्क शिरा शुद्ध रक्त ले आती है। मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्क की। फर्स्ट में आता है वृक्क। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वृक्क है, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होता है। कितने? एक जोड़ी वृक्क। और कहां स्थित होते हैं? देखो, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर में कशेरुक दंड में
स्थित होते हैं। और वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये जो वृक्क है ये क्या है, मुख्य उत्सर्जन अंग है। मनुष्य में वृक्क है वो मुख्य उत्सर्जन अंग है और मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये सेम के बीच की आकृति होती है, ये याद रखना, सेम के बीच की आकृति ऐसी होती है। तो ये सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं। वृक्क सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं और इनके द्वारा 75 से 80%, हमने अभी बात की थी कि इनके द्वारा 75 से 80% तरल नाइट्रोजन अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, तरल के रूप में उत्सर्जन किया जाता है। फिर से देखिए, वृक्क मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन अंग है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं और इनका आकार सेल के बीज के आकृति का होता है जो गहरे भूरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं, गहरे भूरे रंग के। और इन वृक्कों द्वारा 75 से 80% तरल अपशिष्ट, कौन से तरल अपशिष्ट, नाइट्रोजन युक्त तरल के रूप में बाहर उत्सर्जित करते हैं। देखिए नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इस वृक्क के मध्य में एक खांच होती है, मध्य में एक खांच होती है और इस खांच को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसको, हाइलम, नाभि। और इस हाइलम में से देखिए, इस हाइलम में वृक्क धमनी और तंत्रिका इसमें प्रविष्ट होती है, प्रवेश करती है, जबकि वृक्कशिरा और मूत्रवाहिनी इस हाइलम से बाहर निकलती है। देखो प्रविष्ट कौन होती है इसमें, एक तो तंत्रिका और एक अपशिष्ट युक्त गंदा जल लेके जाने वाली कौन सी होती है, देखो ये है, याद रखना है, अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लेकर कौन जाती है, वृक्क धमनी। तो इसमें प्रविष्ट कौन होती है, वृक्क धमनी और तंत्रिका, जबकि बाहर कौन निकलते हैं, देखो बाहर ये निकल रहा है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। और इससे अशुद्ध रक्त को कौन ले जाती है, वृक्कशिरा। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी और वृक्कशिरा इससे बाहर निकलती हैं। ये जो वृक्क है ये चारों ओर से, अपने चारों ओर दृढ़ पेशीय संयोजी ऊतक से घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं वृक्क संपुट या वृक्क आवरण। ये इसका जो आवरण है ये पेशीय संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, दृढ़ संयोजी ऊतक के तंतुओं से बना होता है और इन तंतुओं को, इस आवरण को अपन क्या कहेंगे, वृक्क संपुट या वृक्क आवरण। नेक्स्ट देखिए, इसी में प्रत्येक वर्ग के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 2 भाग होते हैं और वो भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 बात कर रहा हूं मैं, वलकुट। ये वलकुट इस वर्ग का ये बाह्य भाग है, ये भाग का भाग जिसमें पिरामिड ये होते हैं, ये बाह्य भाग होता है। वर्ग का बाहरी भाग, बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, वलकुट कहलाता है। और बीच वाला ये जो भाग है, मध्य भाग, ये कहलाता है मेडुला। इस मेडुला को मध्यांश भी कहते हैं, ये बीच का भाग होता है। देखो वलकुट भाग में ये जो ऊपर की संरचना है, अभी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये जो है ऊपर की जो संरचना है इसको कहते हैं अपन समीपा
एकमस पुंडलिक नलिका, द्विमस पुंडलिक नलिका, ठीक है, गोमन संपुट, ये जो है ये किसमें होते हैं, ये वलपुट भाग में होते हैं, जबकि मेडुला में ये घसे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फैलने का लूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फैलने का लूप। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था अपना वृक्क। नेक्स्ट बात करते हैं अपन देखिए इस वृक्क में, इसी वृक्क की बात कर रहा हूं। प्रत्येक वर्ग में लगभग 10 से 12 लाख, कितने लाख की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक वर्ग में लगभग 10 से 12 लाख महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। कैसी नलिकाएं, महीन और कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वर्ग में 10 से 12 लाख महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं और इन कुंडलित नलिकाओं को क्या कहते हैं, वृक्क नलिका। और इन्हीं नलिकाओं को कहते हैं नेफ्रॉन। ये याद रखना, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और याद रखिएगा कि नेफ्रॉन भी वृक्क की, किसकी, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वर्ग की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, देखो वर्ग की संरचनात्मक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, वृक्क होती है, सॉरी नेफ्रॉन होती है। इस नेफ्रॉन को ही वर्ग की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या हो गया, ये ध्यान रखना कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन वर्ग की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। और स्टूडेंट्स एक बात बोल रहा हूं आपको कि हमने पहले भी कुछ इकाई पढ़ी थी, जैसे सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। फेफड़े की संरचनात्मक, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कुपिका। और हमने एक और पढ़ा था जब हम यकृत पढ़ रहे थे तो यकृत में पढ़ा था यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, पाली, पालियां। क्योंकि प्रत्येक वर्ग की एक दो पाली होती थी, प्रत्येक पाली में छोटी छोटी लाखों कई लाख पालियां होती थी। तो ये पाली जो है ये यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो देखिए वर्ग की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। हमारा ये जो उत्सर्जन तंत्र है ये किन किन से मिलकर बना होता है, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रभाग। यहाँ पे एक अवरोधिनी पाई जाती है जिसको बोलते हैं मूत्र अवरोधिनी। कौन सी अवरोधिनी है, मूत्र अवरोधिनी, ठीक है। तो हमने वृक्क पढ़ा। अब बात करते हैं हम नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनना। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन की संरचना को दो भागों में बांटा गया है और ये नेफ्रॉन की संरचना है। ध्यान से देखिए क्या कौन कौन से भाग हैं। नंबर फर्स्ट करता हूं मैं। फर्स्ट जो भाग होता है वो होता है गोमेन संपुट। कौन सा होता है, गोमेन संपुट। और सेकंड जो भाग है वो है वृक्क नलिकाएं।
ध्यान रखना, प्रत्येक नेफ्रॉन क्या होता है? वर्ग की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं? कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन की संरचना के दो भाग हैं, दो भागों में बांटा गया है, बोमेन संपुट और मेल्पिगी नलिकाएं, सॉरी वर्ग नलिकाएं, मेल्पिगी नलिकाएं, वर्ग नलिकाएं, इसको अपन मेल्पिगी काई भी कहते हैं। देखो यहाँ 10th क्लास में इसको बोमेन संपुट नाम दिया गया। बाकी अपन नेक्स्ट अगली क्लास में जब पढ़ते हैं 12th क्लास में, जिसको कहा जाता है मेल्पिगी काई। ये कैसे कहा जाता है मैं भी आपको बताऊंगा। मेल्पिगी काई कहते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बोमेन संपुट की। क्या होता है बोमेन संपुट? यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में, यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली कप के आकृति या प्याले समान संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? ये प्याले नुमा जो संरचना है, इसको कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं इसको? बोमेन संपुट। इसी को बोलते हैं बोमेन संपुट या बोमेन संपुट। फिर से सुना, ये नेफ्रॉन की संरचना है। तो नेफ्रॉन के शीर्ष भाग पर या ऊपर की ओर स्थित प्याले नुमा संरचना को कहते हैं बोमेन संपुट। और इस बोमेन संपुट में अभिवाही धमनी, कौन सी धमनी? ये याद रखना, अभिवाही धमनी। यह है अभिवाही धमनी। देखो दो धमनियों की बात करेंगे अपन यहाँ पे। अभिवाही धमनी को इसको बोल देता हूं मैं अपवाही धमनी। कौन सी दो धमनी है? अभिवाही धमनी। और सेकंड जो धमनी है वो है अपवाही धमनी। तो बोमेन संपुट में अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। देखो अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है और इस गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इस गुच्छे को? ग्लोमेरुलस। देखिए नेक्स्ट वापस इस नेफ्रॉन के शीर्ष भाग पर प्याले नुमा संरचना को क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट में अभिवाही धमनी की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, जाल सा होता है। और इस जाल को कहते हैं, गुच्छे को कहते हैं, कोशिका गुच्छ को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को एक साथ, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको एक साथ कहते हैं मेल्पिगी काई। याद रखना मेल्पिगी काई क्या होता है? ये जो मेल्पिगी काई है वो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस क्या है? कोशिका गुच्छ। इस दोनों को एक साथ क्या कहेंगे? इसको संपूर्ण संरचना को क्या कहेंगे? मेल्पिगी काई कहते हैं। मेल्पिगी काई कहते हैं। और ग्लोमेरुलस का एक सिरा अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाने वाली किससे जुड़ा होता है? वृक्क धमनी से जुड़ा होता है। एक भाग किससे जुड़ा होता है? वृक्क धमनी से। और दूसरा भाग शुद्ध रक्त वापस ले जाने वाली धमनी से जुड़ा होता है और उसको कहते हैं वृक्क सिरा। इस ग्लोमेरुलस का एक भाग अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाने वाली अभिवाही धमनी से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है? जो वापस शुद्ध रक्त को ले आती है, वृक्क सिरा से जुड़ा होता है। यानी अपन ये कहें इसमें जो रक्त लाने वाली धमनी को बोलते हैं क्या कहेंगे? अभिवाही धमनी। और वापस ले जाने वाली धमनी को कहते हैं अपवाही धमनी। ये दो भाग हैं, लेकिन ये जो है ना, ये भाग ये धमनी से, वृक्क धमनी से जुड़ा होता है और ये भाग किससे जुड़ा होता है? वृक्क
सिरा से, शुद्ध रक्त ले जाने वाली वृक्क सिरा। क्योंकि जैसे ये अभिवाही धमनी इस गोमन संपुट में आती है, तो गोमन संपुट में प्रवेश करने से पहले पतली पतली कोशिकाओं के गुच्छे में बदल जाती है, और जिसके कारण रक्त इसमें दाब के साथ रहता है, जिससे अपशिष्ट इसमें क्षण में रह जाते हैं इस गोमन संपुट में। ठीक है, ये था गोमन संपुट। नेक्स्ट बात करता हूं मैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे था वर्क नलिकाएं। देखिए सेकंड नंबर पे बात करता हूं वर्क नलिकाएं। ये गोमन संपुट के, देखो यहां से ये गोमन संपुट है, इसके यहां से प्रारंभ होकर गोमन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होकर ये और मूत्र संग्रह नलिका तक जुड़े होते हैं। यहां से प्रारंभ होकर देखो इस गोमन संपुट के पिछले भाग से प्रारंभ होकर मूत्र संग्रह नलिका तक जुड़े भाग को क्या कहेंगे हम? वृक्क नलिका। और इस वृक्क नलिका के भी कुछ भाग हैं। सबसे पहले देखो अपन यहाँ इनके बारे में विस्तार चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इनका नाम जैसे सब फर्स्ट बात करता हूं मैं, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो भाग है ये इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में ये पिंडनुमा संरचना होती है, एयर पिंड, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। इसके भी दो भाग होते हैं, दो भुजा होती है इसकी, एक आरोही भुजा और दूसरी होती है अवरोही भुजा। थर्ड बात करता हूं, ये जो भाग है इसका ये कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये कौन सी थी? समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये क्या कहलाती है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और लास्ट बात करते हैं ना इसकी, देखो ये होती है संग्रह नलिका। और ये संग्रह नलिका पीछे की ओर देखो, ये जो हाइलम है ये पीछे की ओर एक कीटनुमा संरचना में खुलता है, जिसको पेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेलिस। या इस पेलिस को ही कहते हैं वृक्क श्रोणी। और ये वृक्क श्रोणी ये जो भाग है ये किसमें खुलता है? मूत्रवाहिनी में। और मूत्रवाहिनी से देखो ये मूत्रवाहिनी है, इस मूत्रवाहिनी से मूत्र कहां पहुंचता है? मूत्राशय में। तो फ्रेंड्स ये था हमने पहले पढ़ा वृक्क। ठीक है, वृक्क में हमने वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई पढ़ी, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। फिर हमने नेफ्रॉन की संरचना के दो भाग पढ़े। नेफ्रॉन की संरचना के दो भाग कौन से पढ़े हमने? गोमन संपुट, क्या करना है इसके साथ, क्या करना है? वेंट्रिकल। गोमन संपुट, इस गोमन संपुट में क्या आता है? एक तो ये प्यालिनुमा संरचना जिसको गोमन संपुट कहते हैं, और एक कोशिका कुछ ग्लोमेरुलस। उसके बाद में हमने वृक्क नलिकाएं पढ़ी। वृक्क नलिका में देखो गोमन संपुट के पीछे का भाग, पीछे से प्रारंभ होकर के मूत्र संग्रह नलिका, जहां मूत्र का संग्रह होता है, और ये किसमें होता है? मूत्र वाहिनी में। पेलिस में और पेलिस किसमें होता है? मूत्र वाहिनी में। तो इसके लिए हमने तीन भाग पढ़े, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। देखो कुछ ये बताते हैं कि ये जो संग्रह नलिका है वो इसी में आता है वृक्क नलिका में, और कुछ इसको अलग बताते हैं। तो ठीक है, इससे अपन बात करें तो इसके कितने भाग हुए? संग्रह नलिका और दूरस्थ, तो चार भाग होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये तो था वृक्क। नेक्स्ट बात करता हूं मैं मूत्रवाहिनी। देखो वृक्क धमनी है, इसमें रक्त लेके आती है, अपशिष्ट युक्त गंधक और वृक्क शिरा शुद्ध रक्त को लेकर जाती है।
अब हम बात करने वाले हैं ये होती है व्रत धमनी, ठीक है, ये वहां से आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इसकी मूत्र वाहिनी। सेकंड नंबर पे आता है मूत्र वाहिनी। देखो मूत्र वाहिनी एक जोड़ी होती है जो प्रत्येक वृक्क से निकलकर कहां तक जाती है, मूत्राशय तक। प्रत्येक वृक्क से निकलकर के मूत्राशय तक फैली होती है। वृक्क से मूत्राशय तक फैली लंबी नलिकाकार संरचना को कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी। ये नलिकाकार जो संरचना है इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। और इस मूत्र वाहिनी की जो भित्ति होती है वो होती है मोटी। भित्ति कैसी होती है, मोटी। और इसके अंदर की जो गुहा होती है वो होती है सक्रिय। गुहा कैसी होती है, सक्रिय। देखो इस मूत्र वाहिनी की भित्ति मोटी तथा गुहा सक्रिय होती है और इसमें इसकी भित्तियों में कर्मांकुंचन गति पाई जाती है। कौन सी गति, कर्मांकुंचन गति पाई जाती है, जिसके कारण मूत्र कर्मांकुंचन गति करता हुआ कहां तक पहुंचता है, मूत्राशय में। और ये मूत्र वाहिनी जो है वो मूत्र को वृक्क से कहां तक पहुंचाने का काम करती है, मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। अपन ये कहें कि हमने अभी बनाया था संग्रह नलिका से पेल्विस, और पेल्विस किसमें खुलता है, मूत्र वाहिनी में। ठीक है, ये थी मूत्र वाहिनी जिसको बोलते हैं यूरेटस। अब बात करते हैं अपन यूरिनरी की। थर्ड नंबर पे आता है यूरिनरी यानी कि मूत्राशय। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मूत्राशय है यूरिनरी, ये पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। कैसे, पेशीय थैले समान संरचना होती है। और इस थैले समान संरचना में जैसे जैसे मूत्र आता है वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता जाता है। इसमें मूत्र का अस्थायी संग्रह होता है। यहां क्या किया जाता है, मूत्र का संग्रह किया जाता है। और फिर जैसे ये मूत्र अवरोधिनी है, ये इसका क्या करती है, ये मूत्र अवरोधिनी इसको अवरोध को बनाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ नंबर पे आता है मूत्र मार्ग। क्या है, लास्ट है मूत्र मार्ग। देखिए मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, क्या होता है मूत्र मार्ग। ये जो मूत्राशय है इसका पिछला सिरा सिकुड़कर एक लंबे नलिकाकार छिद्र समान संरचना में खुलता है। लंबी नलिकाकार संरचना में छिद्र के रूप में खुलता है और इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। और इस मूत्र मार्ग द्वारा ही मूत्र का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। और ध्यान रखना, मूत्र त्यागने की क्रिया को कहते हैं मूत्रण। मूत्र त्यागने की क्रिया को कहते हैं मूत्रण। तो आज इस समय उत्सर्जन तंत्र पढ़ा। उत्सर्जन तंत्र में देखिए हमने वृक्क की संरचना पढ़ी। वृक्क मुख्य उत्सर्जन है और वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख कुंडलिक नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। इन कुंडलिक नलिकाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और याद रखिएगा, नेफ्रॉन ही वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और हमने उसकी संरचना पढ़ी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, आज कोई नया स्टूडेंट्स जुड़ा है तो वो एक बार पिछले वीडियो से देखे और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप एक बार हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करके बताएं।
90014115 आप हमें इसके बारे में सूचना जरूर दें कि हम इसको पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, और वीडियो कैसा लग रहा है। आज हम यही समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।